गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। आज हम क्लास 6 एसएसटी का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी चैप्टर्स के और सबके आप वीडियोस मिस ना कर सकें। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई आपको डाउट होते हैं तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बाल भारती की एसएसटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक बहुत नया वर्ड है। डेमोक्रेसी क्या होता है जानेंगे इसके बारे में। दूसरी चीज़ है गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होती है। दोनों नए वर्ड्स हैं हमारे लिए, अभी तक हमने ना पढ़े हैं ना सुने हैं। ठीक है, सुने होंगे बच्चों ने बड़ों के मुंह से, हो सकता है पता भी हो बहुत लोगों को कि वर्ड क्या होते हैं, या वोट डलते हैं, हमारी गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट, गवर्नेंस, ये ऐसे वर्ड्स तो आपने सुने होंगे। डेमोक्रेसी शायद ना सुना हो। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। महाभारत में लिखा हुआ है, क्या लिखा है। द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्म एंड धर्म प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। रूलर जो रूल करता है, कोई राजा या कोई नेता या कोई भी जो रूल करता है, उसी की ही जिम्मेदारी होती है धर्म प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, कोई बुरा राजा होगा तो बुराई फैलेगी और उसके राज्य में बुराइयाँ ही होंगी। कोई अच्छा राजा होगा तो वो अच्छा ही फैलाएगा। कोई धर्म की रक्षा करेगा, कोई नहीं करेगा। तो जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करते हैं, या धर्म प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। धर्म उनकी रक्षा करते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये कहा है रिगोबर्टा मैंचो टॉम ने, देयर इज़ नो पीस विदाउट जस्टिस। ठीक है, जस्टिस क्या है। जस्टिस भी एक नया वर्ड है। जस्टिस को हिंदी में कहा जाता है न्याय। न्याय क्या है, न्याय भी नया वर्ड है। न्याय कौन सा सुना है, कभी नहीं सुना है हमने। तो न्याय क्या है। न्याय मतलब अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। मतलब कि जैसे हम किसी के यहाँ चोरी हो जाती है या किसी का मर्डर हो गया, जिसने करा है, उसने गलत करा है, उसको सज़ा मिले, सही सज़ा मिले। यही नहीं है छोटी सी सज़ा मिले, अगर बड़ा गुनाह किया है तो बड़ी सज़ा मिले। और जिसके साथ बुरा हुआ है उसको भी इंसाफ मिले, या कहते हैं जैसे कोई चोरी हुई है तो उसको कंपनसेशन मिले, उसको कुछ भरपाई या कुछ उसको मिले, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ चोर को सज़ा मिल गई। तो अच्छे के साथ अच्छा उसको मिल पाए, बुरे के साथ बुरा। ये कोर्ट में डिसाइड किया जाता है। तो क्या होता है, कोर्ट में जस्टिस दी जाती है। ठीक है, तो नो पीस, शांति नहीं मिलेगी किसी को भी, या शांति नहीं होगी दुनिया में जब तक जस्टिस नहीं होगा। जस्टिस नहीं मिल पाएगा दुनिया में जब तक इक्वालिटी नहीं होगी। इक्वालिटी हमने पढ़ी थी क्लास 5th में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स में। इक्वालिटी जहाँ सबको बराबर माना जाए, अमीर गरीब, नीची जात के लोग, ऊंची जात के लोग, गोरे काले। ठीक है, कहते हैं ना ये उस जात के हैं, ये उस जात के हैं। हम लोग खुद कहते हैं ख़त्म करो कास्ट सिस्टम, ख़त्म करो, लेकिन नहीं करते। आज भी जो आपका गार्बेज कलेक्ट करने कोई आते हैं, या जिनको जमादार लोग वगैरह कहते हैं, उनको हम लोग अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। उनकी चीज़ों को टच नहीं करते, या वो हमारे घरों में नहीं एंटर करते, हमारे घरों की चीज़ों को टच नहीं करते। तो हम लोग उनकी कम्युनिटीज़ को डिफरेंट मानते हैं। राइट, तो इक्वालिटी, जब तक हम सबको इक्वल नहीं मानेंगे, जब तक हम जस्टिस नहीं दे सकते हैं। जब तक हम सही के साथ सही, गलत के साथ गलत नहीं कर पाएंगे, जब तक हम सबको इक्वल नहीं मानेंगे। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट। इक्वालिटी नहीं आएगी जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। इक्वालिटी, सबको इक्वल नहीं मानेंगे जब तक कि एक देश पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो गया। जब तक अमीर अलग, गरीब अलग, जब तक भेदभाव चलते रहेंगे, तब तक इक्वालिटी नहीं आएगी। जब डेवलपमेंट आ जाएगी सब जगह। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि स्कूल्स हैं। ठीक है, स्कूल्स की नंबर ऑफ़ सीट्स लिमिटेड हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं स्कूल की, लेकिन बच्चे हैं 500,
जिसमें से अमीर लोग हैं 100 तो उन्हीं को सीट्स मिल जाएंगी, या वो लोग प्रायोरिटीज़ उनको मिल जाएंगी, या कैसे भी। तो पीछे रह जाएंगे वो लोग जो लोग नहीं पे कर सकते हैं फ़ीस, या नहीं पे कर सकते हैं डोनेशंस या कुछ भी। तो ऐसे में क्या होता है कि डेवलपमेंट, अगर सपोज नंबर ऑफ़ स्कूल्स ही इतने सारे हो गए कि 500 बच्चों के लिए स्कूल्स ही इतने सारे हैं कि 1000 सीट्स अवेलेबल हो गए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना मारा मारी की, सबको आराम से मिल जाएगी सीट्स। तो डेवलपमेंट अगर हो जाएगी चारों तरफ तो इक्वालिटी की लड़ाई नहीं रहेगी, तो इक्वालिटी का सवाल ख़त्म, बराबर का हक सबको मिलने लगेगा। ठीक है। नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल। अब यहाँ एक वर्ड नया आया है, डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? पहले हम एक बार इस वर्ड पे फोकस करते हैं, फिर हम इस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। डेमोक्रेसी होती है, आपको पता है, आपने देखा होगा दिल्ली में अभी पीछे भी वोट हुए थे। क्या होता है? वोट होते हैं भाई, वोट होते हैं, लोग जाते हैं, वोट डालते हैं, तो क्या होता है, हम लोग सब लोग सेलेक्ट कर रहे हैं अपना नया लीडर, अपनी नई गवर्नमेंट। ठीक है, कि कौन हमारा नेता बनेगा, या हमारे इलाके का हेड बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, या चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कौन बनेंगे, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में बताइए मुझे, ब्रिटिश रूल से भी पहले की बात कर रही हूँ मैं। ब्रिटिश रूल से भी पहले क्या होता था? राजा महाराजा होते थे। ठीक है, वो अपना उनका एक पर्टिकुलर एरिया है कि आप इस धर के राजा हैं, उसमें लोग रहते हैं, वहाँ के वो राजा हैं। क्या लोग में से कभी कोई लड़का, छोटा बच्चा उठे और बोले कि मैं बड़ा होके राजा बनूंगा? बन सकता है? नहीं। आगे चल के कोई राजा बनेगा तो उस राज परिवार का ही कोई बेटा, भाई या और उनके बच्चे ही बन सकते हैं, कोई जनता में से उठ के नहीं बन सकता है। ठीक है, पहले ये चलता था हिसाब। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने तो राजा वाजा को तो सब सिस्टम सब साइड हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट का सिस्टम आया। गवर्नमेंट में क्या होता है, लोग आपस में सब डिसाइड करके अपना एक लीडर चूज़ करते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से हर जगह जगह के सारे सब इतने सारे लीडर्स इकट्ठे करके गवर्नमेंट बन जाती है। तो डेमोक्रेसी वो है जहाँ हम अपने आप अपना लोग लीडर चुनते हैं। तो नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ द कल्चर्स एंड पीपल। जब तक हम हर इंसान की आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके कल्चर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पीपल्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हर टाइप के लोगों को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनके रीति रिवाज, उनके कल्चर, फेस्टिवल, सब चीज़ों को जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक कैसे डेमोक्रेसी आएगी? कैसे तब तक हम सब मिल के अपना कोई एक लीडर चुन पाएंगे, जब तक हम भेदभाव ही करते रहेंगे। होप आपको ये समझ आई हो लाइन्स। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव बिन लिविंग इन कम्युनिटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से ह्यूमन बींग्स कम्युनिटीज़ में अपने ग्रुप्स में रहते हैं सब लोग। भाई एक होता है ना, पंजाबीज़ का अलग है, सरदारों का अलग है, हिंदूज़ का अलग है, मुस्लिम्स का। देखा ही आपने हमारे देश में तो ये चीज़ें, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो देयर मस्ट बी, और जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट, उनमें लड़ाई झगड़े, किसी बात पे किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग राय भी होती है लोगों की। इसलिए रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। रूल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बनाने, ताकि एक सोसाइटी में एक ऑर्डर, एक शांति बनी रहे। देखिए आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं। ये नीचे वाला डायग्राम देखिए पहले। नीचे वाला डायग्राम में कोई रूल्स नहीं है, कोई किसी के लिए कोई रूल्स नहीं है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं, पैदल वाले लोग कैसे जा रहे हैं, साइकिल वाले कैसे जा रहे हैं, गाड़ी वाले कैसे जा रहे हैं। ना रेड लाइट है, ना फुटपाथ है, ना रोड है, ना कोई ट्रीज़ के लिए भी बेचारों के लिए कोई जगह नहीं बची है। कहीं एक्सीडेंट हो गया क्योंकि कोई कैसे जा रहा है, कहीं जाम लग जाएगा, कोई डिले हो जाएगा। ठीक है, कोई रूल्स ही नहीं है तो कितना मेसअप हो जाएगा, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी यहाँ पर। अब यहाँ देखिए रूल्स हैं, लोग आराम से अपनी जगह पहुँच भी पा रहे हैं, ना ट्रैफिक हो रहा है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, ट्रीज़ के लिए जगह है। तो यही बताया गया है कि रूल्स इंपॉर्टेंट है जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो, ताकि वो आराम से रह पाएँ। इसीलिए हमारे घरों में भी कुछ सिंपल रूल्स होते हैं जो सब लोग फॉलो करें। स्कूल्स में भी रूल्स होते हैं
स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी रूल्स होते हैं। बड़ी क्लासेस में आप जाके देखेंगे तो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही रोड पे ड्राइवर्स जो गाड़ी चलाते हैं उनको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लोग जो जॉब करते हैं उन लोगों को भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी उनका बॉस एम्प्लॉयर सेट करते हैं। और इवन एम्प्लॉयर्स को भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो उन्होंने प्रोमिस किए होते हैं अपने वर्कर्स से, अपने एम्प्लॉयज़ से, या फिर कुछ रूल्स गवर्नमेंट भी सेट करती है कुछ फैक्ट्रीज़ के लिए, कुछ एम्प्लॉयर्स के लिए, जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग भी उनको अपना ऑफिस या उन फैक्ट्री या जो भी है वो वर्क चलाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा अगर कोई ये रूल्स फॉलो ही नहीं करेगा? तो सिंपल सा आंसर है कि सोसाइटी वर्क ढंग से नहीं कर पाएगी। ये रूल्स कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कैसे ये रूल्स बनते हैं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम जानेंगे। जो प्रोसेस है ये सारा, जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, सोसाइटी की लाइफ पूरी कैसे चलेगी, सारी चीज़ें रूल्स सेट करना और ये देखना कि प्रॉपर तरीके से वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को बोला जाता है गवर्नेंस। और जो जो लोगों का ग्रुप है, पूरा सिस्टम है जो ये सब काम कर रहा है, उनको बोलते हैं गवर्नमेंट। और जो ये इम्पोर्टेंट रूल्स बनाए जाते हैं इनको कहा जाता है लॉज। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूल्स एक बार सेट हो गए, वो लकीर खिंच गई तो अब नहीं चेंज हो सकती या नहीं अब उसका कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि घर पे भी कोई रूल बना दिया या स्कूल में भी कोई रूल बन गया, हमें नहीं ठीक लग रहा या हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे उसके लिए, तो हम पेरेंट्स से कहते हैं कि प्लीज़ नहीं ऐसा हो पा रहा है, कुछ मॉडिफिकेशंस करो, चेंजेस करो। या स्कूल कॉलेजेस में भी कोई रूल नहीं सही है तो हम हायर अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, फिर कुछ चेंजेस लिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई चेंजेस की नीड हमें लगती है तो इन रूल्स में, लॉज में भी चेंजेस लाए जाते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे। ठीक है, गवर्नमेंट के मेन 3 ऑर्गन्स माने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, आपने देखा है पूरे वर्ल्ड में जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजीज़ नई नई आती जा रही हैं। अब ज़माना पूरा इंटरनेट का, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और सब कुछ वाईफाई, ऐसा आ गया है ज़माना। ठीक है, तो हमारी पूरी अब सोसाइटी इस पे वर्क करती है। पर आप कभी सोचिए या कभी अपने बड़ों से पूछिए 30 ईयर्स पहले इंडिया में कैसा था ज़माना। लोगों को अगर कहीं पैसे भेजने हैं किसी अपने रिलेटिव के जो कहीं दूर रहते हैं, वो उनको कैसे भेजते थे? वो उनको पोस्ट ऑफिस की लाइनों में लगना पड़ता था, तब जाके वो किसी को पैसे, एक फॉर्म भरना पड़ता था, तब वहाँ पैसे भेजने पड़ते थे। या किसी को अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई पेमेंट भेजनी है और फिर वहाँ भी उस बंदे को पोस्ट ऑफिस जाके फॉर्म भर के लाइन में लग के पैसे निकलवाने पड़ते थे। बहुत लंबा प्रोसेस था। और ये भी नहीं है कि मैंने आज भेज दिया कल वो निकलवाएगा, इसमें भी टाइम टेकिंग था, टाइम लगता था वहाँ जाने में भी, पैसे मिलने में, निकालने में, है ना। और अब आप बताइए कैसे पैसे भेजते हैं? या बिजनेस के लोग जो पेमेंट करते हैं, ये लोग एक चेक जैसा, देखा भी हो किसी को, पता भी हो लोगों को, ड्राफ्ट बनता है, डिमांड ड्राफ्ट बनता है, वो बनवाते हैं, उससे पेमेंट होती थी। इवन कई कॉलेजेस वगैरह की फ़ीस भी ऐसे पे होती थी। हम लोगों ने अपनी फ़ीस पे करी है, हम लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बन के जाती थी जब फीस पे होती थी तो, है ना। तो जो पैसे भेजते थे इनको मनी ऑर्डर कहते थे, शायद आपने ये टर्म्स सुनी भी ना हो कभी। मनी ऑर्डर से मनी भेजा जाता था या डिमांड ड्राफ्ट बनवाए जाते थे बैंकों में, बैंकों की लाइनों में लग के। इस टाइप का ज़माना था। और आज आप लोग को भेजना हो कैसे? मोबाइल उठाया, 1 मिनट में पेमेंट हो गई। या पेटीएम, अब तो पेटीएम आ गया है कोरोना के बाद से, तो कमाल का, 1 मिनट में स्कैन हुआ, पेमेंट हो गई, यूपीआई हुई, पेमेंट हो गई। स्कूल की फ़ीस भी अब तो कट जाती है, पता भी नहीं चलती है ना। बच्चों को तो पता ही नहीं है स्कूल की फ़ीस कब, कैसे, कहाँ जमा हुई। तो इस तरीके से अब जो सिस्टम बदल गया। पहले इस तरीके से चोरी का सिस्टम डिफरेंट था, जब लोग पैसा लेके घूम रहे हैं, बैंकों में जा रहे हैं, निकाल के ला रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो चोर उस हिसाब से उनके पीछे घूमते थे। अब जब लोग बैंक जा ही नहीं रहे हैं तो चोरी कैसे करेंगे? तो चोर भी नए तरीके के आ गए हैं, चोरी भी नई तरीके की हो गई है शुरू। अब चोर भी
नए तरीके के कैसे आ गए, अब साइबर क्राइम्स होने लग गए। बहुत लोगों ने इस बारे में सुना पढ़ा भी होगा, साइबर क्राइम्स पे बहुत आर्टिकल्स भी स्कूल वाले इशू करते हैं। तो क्या करते हैं वो भी, उनका काम भी सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया है, चोरों का भी। वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं लोगों के पैसे चुराने के, हैक करने के, अकाउंट्स हैक हो गया, मोबाइल हैक हो गया, पेमेंट कोई OTP वगैरह ट्रेस हो जाते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट के पुराने लॉज चल सकते हैं इस चीज़, एक कोई लॉज बनाए हों और वही चले जाएं? नहीं, गवर्नमेंट को भी नए लॉज, नए रूल्स बनाने पड़ेंगे साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो फिर इसलिए हो गया, तो नए रूल्स वगैरह इसलिए बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड उनसे नए रूल्स, तो पुराने रूल्स उनको सारे मॉडिफाई, या हो सकता है पुराने रह जाए, नए और लाने पड़े। तो उस चीज़ का ये एग्जांपल है कि उनको भी चेंजेस टाइम टू टाइम लॉज में लाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से ऐसे बहुत क्रिमिनल्स हैं जो इनोसेंट पीपल को चोरी करके, उनका मुश्किल से चुराया पैसा, उनका मुश्किल से कमाया पैसा अपने स्किल्स से चुरा लेते हैं, जो कि ना कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। मतलब कि भाई एक तो है कि देश की भलाई में पैसे लगाएं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, वो ना करके वो लोग पैसा चुरा रहे हैं, दूसरों का कमाया पैसा चुरा रहे हैं। तो ऐसे लोग को अरेस्ट करके जेल होती है, या उन पे फाइन लगते हैं, या उनको सज़ा मिलती है। तो ये एग्जांपल था कि लॉज में भी कैसे चेंजेस आते हैं। तो थ्रू दिस एग्जांपल यू कैन सी हाउ 3 ब्रांचेस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। अब इसमें हम देखेंगे कैसे गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस काम करती हैं। 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? एक होती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होती है जो लॉज बनाती है। मैं पहले एक बार आपको शॉर्ट में बताती हूँ। बनाती है या हटाती है या उनको ठीक करना है लॉज को, वो सब करती है। एक होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है जो देखती है कि जो लॉज बने हैं वो ठीक से लागू हो रहे हैं, ठीक से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं इनके लिए। और एक है जुडिशरी। जुडिशरी है जो नहीं फॉलो करते लॉ या तोड़ते हैं, उनके लिए एक्शन क्या लेना है, क्या करना है, वो जुडिशरी देखती है। आइए एक बार रीड करते हैं। द लेजिस्लेटर इज द ऑर्गन जो न्यू लॉज बनाती है, कभी कभी अपडेट या रिमूव भी करने पड़ते हैं जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं। दिस इज डन बाय असेंबली। ये कैसे होते हैं लॉज का काम? ये असेंबली क्या है? असेंबली इज काइंड ऑफ अ मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोग हैं जो हर डिपार्टमेंट्स के, हर जगह के हेड हम लोगों ने चुन रखे हैं। वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं पीपल के, उन सब की मीटिंग होती है और मीटिंग में ये सब लॉज डिस्कस होके इनमें न्यू लॉज बनाने और चेंजेस करने होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे बहुत जल्द कि कैसे इंडिया का सिस्टम काम करता है। एग्जीक्यूटिव ये कैसा ऑर्गन है जो देखता है कि लॉज सही से फॉलो हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। इसमें आ गया हेड ऑफ द स्टेट या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स। और एजेंसीज भी बनाई गई हैं ये इस काम देखने के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के लिए सब देख रहे हैं। जिसमें पुलिस में भी इतने सारे होते हैं, और IPS DPS ये तो आपने सब लोग इसमें आ गए, जो लोग देखते हैं कि ढंग से फॉलो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आ गया जुडिशरी। ये ऐसा सिस्टम है जहाँ कोर्ट होती है जो डिसाइड करते हैं कि कोई लॉ को तोड़े ना, अगर तोड़ रहा है एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाए, चाहे पनिशमेंट देनी है, फाइन देना है, जो भी करना है। ठीक है, ये भी डिसीजन लेते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो लॉ लेजिस्लेचर पास कर रही है वो भी ठीक है नहीं है, वो भी सारा ये जुडिशरी चेक करते हैं। मतलब ये इन पे और इनका काम भी चेक करते हैं। अब गवर्नेंस का मतलब है कि ये तीनों सिस्टम तभी सही से काम कर पाएंगे जब ये तीनों सिस्टम अलग अलग सेपरेट रहें, लेकिन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहें, एक दूसरे से आपस में बात करते रहें, काम करते रहें मिलजुल के, लेकिन रहें अलग अलग। एक ही बनाएंगे हम तो काम सही नहीं हो पाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स ज़रूरी है ताकि ये अपने अपने डिसीजन खुद ले सकें, लेकिन आपस में भी ये बात करते रहें। ठीक है,
तो इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, तभी बैलेंस रहेगा, प्रॉपर तरीके से चेक भी रहेगा हर चीज़ पे कि सही हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये कि हर गवर्नमेंट का ऑर्गन सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई गलत काम करेगा तभी पकड़ में आ पाएगा जब ये अलग अलग काम करेंगे, अगर कहीं कमी होगी तो। अब ये थे ऑर्गन्स गवर्नेंस के। अब हम पढ़ेंगे 3 लेवल्स, गवर्नमेंट के 3 लेवल। ये आपने पहले भी पढ़े हैं लेवल। एक लोकल लेवल पे होता है जहाँ टाउन्स विलेजेस के हेड होते हैं, एक स्टेट लेवल पे होता है जहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, और एक सेंट्रल लेवल पे होता है जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमारी बहुत जगह बहुत कंट्रीज़ में 2 ही लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है, लोकल और नेशनल। लेकिन बहुत कंट्रीज़ में, इवन इंडिया में भी 3 लेवल गवर्नमेंट है, लोकल, स्टेट और नेशनल। हर लेवल के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग मैटर्स पे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपके घर में कोई लाइट या नहीं जल रही है तो अब आप क्या करेंगे? आप पहले देखेंगे स्विच चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं बल्ब तो नहीं ख़राब है, फ्यूज़ तो नहीं हो गया है। ठीक है, आप सब घर वाले, आप अपने घर में पापा से मम्मी से कहेंगे, वो चेक करेंगे। ठीक है, तब घर में घर वाले लोग चेक करेंगे। नहीं उनसे भी ठीक हो है तो क्या करेंगे? किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाएगा, वो चेक करेगा, मीटर चेक कर लेगा, वायरिंग चेक कर लेगा, कुछ खराबी तो नहीं है चेक कर लेगा। सपोज़ वो भी नहीं कर पा रहे, सारी चीज़ें ठीक हैं, प्रॉब्लम घर में है ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है जो वो लाइट नहीं जल पा रही है, तो आप एक कंप्लेंट फाइल करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल हो गए। एक लेवल था जो आपने घर में घर वालों ने चेक करा, लोकल लेवल। एक था इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, स्टेट लेवल। और एक इलेक्ट्रीशियन बोर्ड को कंप्लेंट लिखी, तो ये हुआ सेंट्रल लेवल। तो इंडिया में 3 गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छा, कि बहुत बारिश हुई और समझ लीजिए कि आपके इलाके में पूरे में पानी भर गया, फ्लड आ गई। अगर तो फ्लड ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा बहुत जगहों पे पानी भरा है, तो लोकल अथॉरिटीज़ वहाँ की ही उसको ठीक करने में लग जाएंगी। अगर सपोज़ कि पूरा ही टाउन या विलेज डूब गया है, ज़्यादा पानी थोड़ा भर गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट आएगी, थोड़ा रेस्क्यू टीम्स आएंगी, लोग जो ज़्यादा डूब गए हैं उनको बचाया जाएगा। ठीक है, और सपोज़ कि बहुत ही बड़ा फ्लड आ गया, बहुत ही लार्ज एरिया में अफेक्ट हो गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी जिसमें पूरी रिलीफ मतलब रेस्क्यू टीम्स भी आएंगी, पूरा हेल्प आएगी, और रिलीफ सप्लाईज भी, और जगहों से हेल्प भी आएंगी। इवन दूसरे नेशंस कंट्रीज़ भी हेल्प भेजती हैं, आर्मी मिलिट्री फोर्स बुलाई जाती है। तो ये भी 3 टाइप के आपको लेवल समझाए गए हैं किसी प्रॉब्लम को डील करने के। ये 3 गवर्नमेंट समझाने के लिए बेसिकली है। अब आप इस टेबल में देखेंगे, इसमें थोड़ा सा समझाया गया है तीनों गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसमें लोकल गवर्नमेंट नहीं दी हुई है क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन है, पर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी लोकल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए जुडिशरी जो होता है, जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कोर्ट्स वगैरह छोटे टाउन्स वगैरह में जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं लोकल गवर्नमेंट में। जो स्टेट लेवल के कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट होते हैं, और जो नेशनल लेवल के होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं। लेजिस्लेचर का जो काम होता है लॉज बनाने का लोकल गवर्नमेंट का इतना काम इतना नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा होती है, जो कि जहाँ पे असेंबली मतलब मीटिंग्स बैठती हैं रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो डिस्कशन करके लॉज बनाते हैं। और नेशनल लेवल की जो यहाँ पे ये लोग जो बनाते हैं ना लॉज, ये सब स्टेट लेवल के ही लॉज होते हैं, इनके अपनी स्टेट से रिलेटेड ही सारे लॉज होते हैं। और नेशनल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ये लोग नेशनल मैटर्स डिस्कस करते हैं, नेशनल मैटर्स से रिलेटेड लॉज बनते हैं। कुछ स्टेट्स में 2 भी होते हैं ये विधानसभा, कुछ में सिंगल होते हैं। अब आता है एग्जीक्यूटिव लोकल, स्टेट और गवर्नमेंट में इनके अलग अलग काम हैं और अलग अलग लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ठीक है, सुप्रीम कमांडर हैं इंडियन फोर्स के, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब हेड हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर हैं या कोई गवर्नर हैं कहीं के, वो स्टेट के माने जाएंगे।
और लोकल में अगर आप देखेंगे तो लोकल में बहुत सारे हेड्स आ जाते हैं, एरिया वाइज, टाउन वाइज। जब हम वोट करते हैं आप देखते हैं ना, यहाँ से ये खड़े हैं, यहाँ से ये खड़े हैं, बहुत सारे अलग अलग हेड हो जाते हैं। वो हेड्स लोकल के हो गए। जो छोटे छोटे टाउन्स के, रोहिणी के ये हैं, पीतमपुरा के हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनके फंक्शंस होते हैं, भाई देखो यहाँ के पार्क देखना, टेम्पल में देखने, चीज़ें सारी लोगों को फैसिलिटीज सप्लाईज सही मिल रही हैं, रोड्स यहाँ के गड्ढे हैं, ख़राब हैं, ये कैसा है, बिजली कैसा आ रहा है, पानी कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर्स देखना। ठीक है, स्कूल से रिलेटेड भी। इससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, स्टेट लेवल पे आएंगे, तो स्टेट लेवल पे आके भाई पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ देखिए आप, अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने जो भी लॉज बनाया उनको ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। पब्लिक की हेल्थ, दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन से रिलेटेड भी, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट सही काम कर रही है नहीं कर रही है, वो भी सारा इन लोगों को संभालना है। तो एजुकेशन और हेल्थ, छोटे इश्यूज लोकल गवर्नमेंट संभाल लेती है, तो बड़े इश्यूज स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं। और देखेंगे आप एजुकेशन, कोई और बड़े इश्यूज हैं तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस, जिसमें सारी आपकी आर्मी, मिलिट्री, सोल्जर्स आ गए, फॉरेन अफेयर्स आ गए, जो और कंट्रीज से अब आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी काम हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशंस जितने भी आ गए उनसे रिलेटेड फैसले, करेंसी से रिलेटेड, सब बैंक्स से रिलेटेड आ गए, इंटरस्टेट कॉमर्स आ गया। इंटरस्टेट कॉमर्स क्या है? जो एक स्टेट से दो स्टेट्स के बीच में आपस में कोई बिजनेस चल रहा है, खरीदा बेचना, लेना देना, एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज़, कोई नेशनल पॉलिसीज़ बनानी है। तो ये इनके अपने अपने काम बटे हुए हैं, उस हिसाब से ये गवर्नमेंट वर्क करती हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर फोर्थ में शायद आपका इनके बारे में चैप्टर भी था, एपीजे अब्दुल कलाम का। भाई प्रेसिडेंट हमारे और भी बहुत रहे हैं, लेकिन ये कुछ खास इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया हमारे इंडिया को। और ये इनको यूथ बहुत प्यारा था। यूथ कौन था? नौजवान लोग, लड़के लड़कियां, बहुत उन लोगों से अटैच रहते थे और बहुत उन लोगों को समझाते थे, मोटिवेट करते थे, अच्छा रास्ता दिखाते थे। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखते थे, बहुत अच्छी अच्छी स्पीच देते थे, हर कॉलेजेस में जा जाके ये बच्चों से बात करते थे, उनको मोटिवेट करते थे अच्छा कर बनाने के लिए। तो इसीलिए ये ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि इनकी टीचिंग ज़्यादा थी, लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगे। और इन्होंने देश के लिए भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हम इनको मिसाइल मैन कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही इतनी मिसाइल्स बनाई, भेजी, है ना। तो आइए एक छोटा सा इनका एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, या कह सकते, इंट्रोडक्शन तो नहीं, आप सब जानते ही हैं, छोटा सा इनके बारे में लिखा है, पढ़ते हैं। एक हम्बल फैमिली में रामेश्वरम के पैदा हुए तमिलनाडु में, ये 1931 में। एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत अच्छे फेमस साइंटिस्ट हैं जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कितनी तो मिसाइलें बनाई थी इन्होंने, हमने नाम भी याद कर रहे थे, रोहिणी, पृथ्वी, और पता नहीं कितनी मिसाइलें इन्होंने बनाई थी। पोखरान का इन्होंने, उसमें इनका इतना बड़ा हाथ था, जो न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने करवाया है ना, मिसाइल प्रोग्राम और या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। अब्दुल कलाम ने 11th प्रेसिडेंट बने 2002 से 2007 तक। इतने हाई स्टेटस के बाद भी ये ऐसा नहीं है कि अपनी ही फेम में रहते थे या मैं तो इतना बड़ा हूँ, नहीं, ये लोगों से बहुत डीपली कनेक्टेड रहते थे और ख़ासकर यूथ से। ठीक है, इनका पैशन था गुड एजुकेशन एंड इनोवेशन, नई नई चीज़ें लाना इनका पैशन था। इसलिए ये मिलियंस, इन्होंने लाखों लोगों को इंसानियत से रिलेटेड या सोशल कॉजेज से रिलेटेड या अपने नेशन के लिए, देश के लिए कुछ करो, इतना उन लोगों को ये मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे। ही टायरलेसली एनकरेज यंग इंडियंस, बिना थके ये यंग इंडियंस को एनकरेज करते रहते थे कि बड़ा सपना देखो, मेहनत करो, तभी अच्छी तुम हासिल कर पाओगे कुछ। डॉक्टर कलाम ने ना सिर्फ प्रेसिडेंट होके इंडिया के अपनी काम को अच्छे से करा, बल्कि उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करा, बहुत सारी जिंदगियों को
सही रास्ता दिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो कुछ उनके सीख हैं, आप इनको पढ़ें, आप खुद पढ़ें इनमें और मुझे बताएं कि आप कितना मोटिवेट हुए हैं इनको पढ़ने से। ठीक है, कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से ये चीज़ कमेंट में पूछिएगा। मैं आगे बढ़ रही हूँ। आगे है डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी क्या होता है, तो अभी हम एक चलते हैं, रीड करते हैं। आपने नोटिस किया हो, हमने पहले वर्ड लिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, चैप्टर में वर्ड्स आए थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। रिप्रेजेंटेटिव कौन हुए? रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हुए, दिस इज द वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये एक सिस्टम है जो ज़्यादातर अब कंट्रीज़ में यही चलता है, डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी? 2 ग्रीक वर्ड से बना है। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेटोस का मतलब रूल या पावर। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ पीपल, मतलब लोगों उनका बनाया हुआ अपना राज चलेगा। ठीक है, बट ऑल द पीपल, क्या सब लोग रूल कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इमेजिन करो अगर आपकी क्लास है, ठीक है, आप लोग कोई इशू है जो आप लेके जाना चाहते हैं प्रिंसिपल मैम के पास, कुछ क्लास में प्रॉब्लम आ गई या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है या कोई आगे कोई ट्रिप आ रहा है, आप चाहते हैं कि उसकी डेट्स चेंज हो जाएं, एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, कोई भी इशू है, तो क्या पूरी क्लास जाके प्रिंसिपल मैम से बात करेगी? सारे जाके एक साथ बोलेंगे? मैम तो सुनेंगे ही नहीं भैया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, या तो क्लास में कोई मॉनिटर बना दिया या कोई क्लास का बच्चा खड़ा हुआ कि हाँ चल तू जाके बात कर। वो भी जाके क्या डायरेक्ट बात करता है? नहीं, वो भी जाके पहले किसी हायर अथॉरिटी से फिर शायद प्रिंसिपल मैम के पास ले जाएं उनको। तो क्या करा यहाँ पे, क्लास ने इलेक्ट करा, अपने आप से सेलेक्ट करके किसी एक बंदे को चुना, और अगर नहीं, इवन इफ देयर इज नन, वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सिलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। और सपोज कोई क्लास मॉनिटर नहीं भी है तो खाली बात करने के लिए हमने कोई एक बंदे को चुन लिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रिंसिपल के पास भेजा गया। तो ऐसे ही एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल का एक बंदा चुन लिया, एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक बंदा। तो ऐसे वो सब बंदे एक एक चुने हुए मिनिस्टर्स बन जाते हैं, और ऐसी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के अलग अलग बंदे चुने जाते हैं। पीपल वोट करके चुनते हैं उन मेंबर्स को, और वो असेंबलीज में मीटिंग्स जब होती हैं तब रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन लोगों को जनरली जो स्टेट लेवल पे होते हैं इनको बोला जाता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, और जो नेशनल लेवल पे होते हैं इन लोगों को बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs। ठीक है, तो ये लोग ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं असेंबलीज में, उनके सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बहुत बार लड़ाई भी हो जाती है, डिबेट भी होता है, आर्ग्यूमेंट भी होता है, और फिर एक दूसरे को मनाने की, समझाने की कोशिश करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और फिर इस तरीके से लॉज बनते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे कि अब और वर्ल्ड में और कंट्रीज़ में है, वैसे अब इंडिया भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरह काम करती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 970 मिलियन वोटर्स 2024 का अगर आप देखें आंकड़ा तो है। इन प्रिंसिपल ऑल इंडिया सिटीजन्स ओवर द एज हैज़ राइट टू वोट। इंडिया में 18 ईयर्स से अबव एज वालों को राइट है वोट देने का, उससे छोटे को नहीं है। ये सबको पता ही है आप लोगों को आजकल। एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज आप लोगों को का पिकनिक प्लान हो रहा है और 2 पॉसिबल प्लेस हैं, A और B। क्लास की डिस्कशन हो रही है कि भाई कौन A में क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, B में क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में कम, किस में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, किस में कम, किस में ज़्यादा पैसे लगेंगे, किस में, सब चीज़ें डिस्कशन हो रही हैं। अब कोई कह रहा है A, कोई कह रहा है B। अब ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि A जगह जाएँ कि B जगह जाएँ। अब टीचर ने क्या करा, टीचर ने बोला कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वोटिंग करेंगे, वोट डालो। कुछ लोगों ने A को वोट दिया, रेज हैंड्स करे, कुछ लोगों ने B के लिए रेज हैंड्स करे। अब डिसीजन लिया गया रेज हैंड्स के बेसिस पे, इसको कहते हैं वोटिंग। हर इंसान का वोट काउंट हुआ, हर इंसान के वोट के बेसिस पे फैसला लिया गया। इसको कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वेयर एवरी स्टूडेंट्स ओपिनियन वाज टेकन टू फाइनलाइज द प्लेस। सबका डिसीजन मायने रखता है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ सिस्टम दैट enables and encourage the participation of ordinary citizen। एक ऐसा सिस्टम है जो एनकरेज करता है ताकि हर एक आम से आम इंसान पार्टिसिपेट कर सके। द बेस ऑफ द पिरामिड, जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो बेस है वो है लोकल
लोग या लोकल गवर्नमेंट। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बने वहाँ, मतलब ग्रास रूट आप समझ, नाम से ही समझ सकते हैं कि बिल्कुल गहराई से, रूट्स, जड़ों से डेमोक्रेसी हो। हर इंसान को एनकरेज किया जाता है कि तुम वोट दो, तुम अपना ओपिनियन बताओ। इस सिस्टम में, इन सच अ सिस्टम, द सिटीजन कैन हैव अ से इन डिसीजन विच अफेक्ट देम। जिससे वो अफेक्ट होते हैं किसी रीजन से, उस मामले में हर सिटीजन को राइट है बोलने का, बात करने का। हम इन सब चीज़ों के बारे में और आगे पढ़ेंगे डिटेल में। होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया हो। एक नया कंसेप्ट, एक नया चैप्टर था आप सबके लिए। ठीक है, ये हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड है, सिविक्स से रिलेटेड है, जो आगे चल के आपके सब्जेक्ट बनेंगे, सिविक्स, इकोनॉमीज़। होप आप सबको समझ आया हो। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज़ हैं पीछे की, आप एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस की कोई क्वेरीज़ हैं तो आप वो भी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।